बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 28 जुलाई 2026 मंगल का दिन और बड़ी अहम तरीन अफसोसनाक खबरें, तबाहकुन खबरें। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो इंतहाई लर्ज़ाखेज है। हर जानिब कोहराम मचा हुआ है। कल रात को आजाद कश्मीर में मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होता है और रात को ही जो खबरें रावलाकोट और उसके बाद अब मीरपुर से रिपोर्ट हो रही हैं वो इंतहाई लर्ज़ाखेज हैं कि रावलाकोट और मीरपुर जो मैदान जंग बना हुआ है। अब बहुत सारी क्यासराइयां भी हैं क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज वहां पर बंद हैं, मीडिया की जो है वो एक्सेस वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार है वो भी गर्म हो रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस तो कश्मीर की एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो क्या है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही, फेक खबरें मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। मैं एक एक खबर उसका सोर्स आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त कश्मीर के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अवामी एक्शन कमेटी और रेंजर्स जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। दूसरी आम खबर पर बात करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद, जनाब इनकी छुट्टी होने जा रही है, ये ऐलान हो गया है। और ये ऐलान मैं नहीं कर रहा, कोई सहाफी नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमत के अंदर से ऐलान हुआ है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल को ब्लॉक करने की कोशिशें की जा रही हैं, फायरवॉल के जरिए आपने हमारी आवाज के साथ आवाज मिलानी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, सबसे पहले तो कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। कल रात को मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट सामने आता है। कल ज़ाहिर इलेक्शन था मीरपुर में और एज ऑफ वी स्पीक जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फॉर्म 47 के ऊपर वहां पर 8-9 सीटों के ऊपर बढ़तरी हासिल किए हुए है। पीपल्स पार्टी 5 से 7 सीटों पर वो दावे कर रही है कि हम ये सीटें जो है वो जीत गए हैं, पीपल्स पार्टी का दावा है। लेकिन मीरपुर में कल आपने देखा कि लोगों का जो टर्नआउट था वो बहुत कम था, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी ये अल्टीमेटम दे दिया गया था इस्लामाबाद में जो मीटिंग होती है कि अगर आप ये इलेक्शन ना जीते तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, मरकज से भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब फिर इन्होंने पूरा वहां पर सेटअप किया, मैनेजमेंट की। और कल आपने देखा कि एक जानिब तो मरियम नवाज ने इंतहाई बेहुदा ट्वीट किया कि कल मीरपुर जल रहा था, मीरपुर में फायरिंग की आवाजें थी, बहुत कुछ था, लाशें गिरने की खबरें चल रही थी। लेकिन उसी रात ही मरियम नवाज ने वहां पर ये ट्वीट किया और फिर जश्न का समा है, वहां पर जनाब पटाखे चल रहे हैं। और फिर जैसे ये बिल्कुल वैसे था जैसे अरशद शरीफ की शहादत के मौके पर जब उनकी मैयत पाकिस्तान पहुंची थी, उनकी ताबूत की तस्वीर लगाकर मरियम नवाज जो है उन्होंने हमारे कॉलीग अरशद शरीफ की शहादत का मजाक उड़ाया था। बाद में इन्होंने कहा था कि मेरी वालदा की बीमारी का, मौत का मजाक इन्होंने बनाया और वो भी झूठी साबित हुई। और कई घंटों तक वो इस पर ढटाई पर डटी रही है औरत। ये साइकोपैथ है, सॉरी टू से, ये वज़ीर आला पंजाब तो हैं, आई रिस्पेक्ट, मैं इनके ओहदे की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये साइकोपैथ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। कि कल जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उन्होंने वही काम किया जब रावलाकोट में लाशें बिखरी हुई थी, यानी कि ये अरशद शरीफ के खानदान पर जब क़यामत गुजर रही थी तो उन्होंने जब ये ट्वीट की थी। और कल कश्मीर में जब क़यामत चल रही थी तो मरियम नवाज कह रही थी कि मैं कश्मीर की बेटी हूं। उधर से नवाज शरीफ साहब आया, मैं भी कश्मीर का बेटा हूं, और 80-30 उम्र है, 70-80 साल तेरी उम्र हो गई है और तुम कश्मीर के बेटे बने हुए, तुम कश्मीर के वारिस बने हुए हो, और जो कश्मीरी हैं वो गद्दार हैं, तुम कश्मीर के बेटे बन गए हो। तो खैर ये जनाब सहूलतकारी जो है वो जारी है। एक तरफ तो ये कल मैं बता रहा हूँ, और फिर जो बीबीसी है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं जरा खबरों की तरफ आता हूँ। बीबीसी जनाब पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कश्मीर के शहर रावलाकोट में कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान मोहल्लिक तसादुम के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पीर को रात के जारी किए गए बयान में यह दावा किया गया, मैं दोनों की साइड ऑफ स्टोरी आपके सामने रखूंगा, कि रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुजाहिरीन पर फायरिंग से 14 कारकुन मारे गए। और ताहम पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कश्मीर की पुलिस के सरबराह का यह कहना है कि वो इन दावों की तस्दीक नहीं कर सकते। पुलिस ने इन दावों की तस्दीक नहीं की, लेकिन जबकि जो अवाम है जो रावलाकोट में जो वहां पर मुजाहिरीन है वो कह रहे हैं कि 14 कारकुन हमारे मारे गए हैं। और फिर जो ज़रिए इंतजामिया है उनके एक अफसर ने बीबीसी को उससे बात करते हुए दावा किया कि अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग के नतीजे में रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो शहीद हुआ है और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। यानी कि
दोनों की तरफ से जो फायरिंग हो रही है और ये जो हालात हैं वो अपने खतरनाक मरहले में दाखिल हो गए। वहां पर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल है और फिर मैदान जंग बना हुआ है रावला कोट भी, और मीरपुर में भी अब यही सूरत-ए-हाल जो है वहां से रिपोर्ट हो रही है कि फायरिंग का तबादला दोनों साइड से जारी है। अफसर के मुताबिक मुजाहिरीन ने रावला कोट में रेंजर्स और पुलिस के 2 गाड़ियों को भी आग लगाई है और उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लॉन्ग मार्च रोक दिया है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों को उस जगह पर वापस जाने पर मजबूर कर दिया है जहां पर वो 1.5 माह पहले से धरना दिए हुए थे। इससे कबल जो पीर की शब अवामी एक्शन कमेटी ने कहा था कि उनके कारकुन अब रावला कोट शहर में मौजूद हैं और वहां से मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ेंगे और 3 से 4 रोज में वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा एक कश्मीर पुलिस के अफसर हैं, उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बीबीसी से बात की है और कहा कि रेंजर्स के एक एहलकार की उन्होंने तस्दीक की। उनका दावा था कि पीर की शाम जब कलदम तंजीम की कारकुनान ने मुजफ्फराबाद जाने के लिए रावला कोट की जानिब मार्च शुरू किया तो अंधेरा जाने के बाद पहाड़ों पर मौजूद एक्शन कमेटी के कारकुनों की जानिब से पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में रेंजर का एक एहलकार शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए और फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें मुजाहिरीन की हिलाकत को खारिज इम्कान उन्होंने करार नहीं दिया कि ठीक है, अगर हमारे ऊपर पहले फायरिंग हुई तो तुमने जवाबी फायर किया और उनके लोग भी हमने मारे हैं। कलदम तंजीम की कोर कमेटी के रुकन आबिद शाही ने दावा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग के नतीजे में उनकी तंजीम के एक दर्जन के करीब अफराद हलाक हुए हैं। वो 1 दर्जन का दावा कर रहे हैं जबकि 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं और उनके ही रुकन है इम्तियाज असलम साहब। उन्होंने पीर के शब एक वीडियो पैगाम में दावा किया कि फायरिंग से उनके 14 साथी मारे गए, जिनमें कमेटी के बानी रुकन उमर नजीर के छोटे भाई उस्मान नजीर जो है वो भी शामिल हैं। ये बीबीसी की रिपोर्टिंग है जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है मीरपुर का, रावला कोट का, उसके हवाले से। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो मीडिया के एंकर्स हैं वो बोलना शुरू हो गए। अब जाहिर है वो नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी नौकरी है और हर बंदे ने हर शख्स ने अपना रिस्क माना है और हर इदारे की अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। आसमा शादी साहिबा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से आज सोशल मीडिया पर ट्वीट की गई। उन्होंने कहा कि रावला कोट की सूरत हाल पर एक वही खामोशी है। सियासी जमातें और मीडिया मुंह पाकर शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ताकत का इस्तेमाल कतई तौर पर किसी सूरत मुनासिब नहीं है। सियासतदान बाद में लकीर पीटने से बेहतर है कि अभी मैदान में कूदें वरना देर हो जाएगी। ये आसमा शादी साहिबा ने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है कि बहुत देर हो जाएगी। ये एक पंजाबी नहीं है, ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का सूबा पंजाब नहीं है, कश्मीर है। वहां पर जो आप देखेंगे इंडिया जो खतरनाक किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा होगा, जो इंडिया को तो वहां पर चिंगारी चाहिए, वहां पर तो उनको जो है वो एक मौका चाहिए, वो आपने दे दिया। तो सियासतदानों देर हो जाएगी, अभी कर ले, बहुत कुछ हो सकता है। ये समर अब्बास साहब हैं, ये भी जर्नलिस्ट से उनकी इजाजत से ट्वीट किया गया कि आज का दिन एक खतरनाक दिन साबित हो सकता है। मुजाहिरीन आगे बढ़ने और इंतजामिया रोकने के लिए पुरअज़्म है। ऐसे में मजीद खून खराबे का खदशा है। अबाब इख्तियार से अपील है कि इंगेज करके मजीद जारी नुकसान रोकें, क्योंकि सिर्फ कुछ खानदान नहीं बर्बाद होंगे बल्कि इसके असरात और नुकसान खत्ते के लिए देरपा होंगे। कश्मीर को डील करते वक्त आजाद एहतियात की जरूरत थी और जो है वो आपको एहतियात करनी भी पड़ेगी। ये जनाब उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। बहुत सारे अब एंकर्स इसके ऊपर बात करना जनाब शुरू हो गए। मुस्तफा नवाज खोखा साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट के नजरिए पर उन्होंने सख्त तनकीद की कि हार्ड स्टेट की थ्योरी पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है और उन्होंने कहा कि जिस खत्ते में मुख्तलिफ कौमें और जुबानें बोलने वाले लोग हों वहां हार्ड स्टेट नहीं बना करते। हम जो है वो उन्होंने कहा कि हम मिस्र नहीं है, हम चीन नहीं है, ना ही शुमाली कोरिया है। वहां यहाँ सिर्फ एक दूसरे से ताउन की बुनियाद पर ही रियासत चल सकती है। अफराद और कौमों के दरमियान ताउन का ही नाम दूसरा नाम आइन है। और उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर बलूचिस्तान केपी के लहू लहान है, आजादियां छीन ली गई हैं, इलेक्शन बेमायनी हो गए हैं, मैशत तबाह हाल हो गई है और फील्ड स्टेट की निशानियां नहीं तो और क्या है। हमें हार्ड स्टेट की नहीं एक आइनी स्टेट की जरूरत है जो लोगों को और कौमों के हकूक की जामिन हो। और उन्होंने अपने बयान में यह मशवरा दिया कि हर बात का जवाब जेल या गोली नहीं होता, अकल को हाथ दें। पाकिस्तान किसी बड़े सानिया से अब कुछ ज्यादा दूर नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानिया के करीब जो पहुंच चुके हैं। कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने जनाब बनी हुई है। अब शहबाज शरीफ के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त फड्डा पड़ गए बिलावल भुट्टो साहब। चूंकि ये इलेक्शन के मामले पर फड्डा है, हुकूमतों के ऊपर फड्डा है, वो आजाद कश्मीर की हुकूमती पीपल्स पार्टी लेना चाहती है। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान ने फैसला करना है कि हमारे लिए कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफादात, उसको तहफ्फुज़ देना है। लग ऐसा रहा है कि रियासत का हर फैसला
قومی مفاد کو ترجیح دینے کی بجائے نون لیگ کے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے. یہ ریاست پاکستان وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آؤٹ آف نو وے ان کو سپورٹ کیا؟ یہ اب ہماری باری ہے. اب ظاہر ہے یہ ملک کے مفادات کے اوپر بات نہیں کر رہے. یہ بلاول بھٹو صاحب آپ کو کبھی کشمیر میں نظر بھی نہیں آئے ہوں گے, کبھی بھی نظر نہیں آئے ہوں گے, لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بھیک مانگ رہے ہیں, اور لوگ, مجھے نہیں اندازہ کہ لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو خیر کل ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس قدر مجبور ہے, کس قدر یہ لوگ بے بس ہیں. میں ذرا ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ ہم نون لیگ کی اس کرپٹ حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی خود مان رہی ہے کہ ہم نے سمجھوتا کیا ہوا ہے اور سمجھوتا کر کے بیٹھے ہیں. یہ مرضی کی شادی نہیں ہے, یہ سمجھوتا ایکسپریس ہے. اینکر محمد مالک صاحب نے سوال کیا کہ سمجھوتا کس نے کروایا؟ پھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس سے سمجھوتا کروایا, جس کے سامنے آپ بے بس ہیں, مجبور ہیں, لاچار ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ اس سے ڈرتے ہیں, اور آپ کی کرسیاں جو خطرے کے اندر ہیں. تو ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ میں ابھی آپ کو اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا. ان کی بولتی جو ہے اس کے اوپر پھر بند ہو گئی. تو اس سے نظر آ جانا چاہیے کہ اب نون لیگ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں, اور اب نون لیگ کے خلاف کبھی بھی کسی بھی وقت تحریک اعتماد آ سکتی ہے. پیپلز پارٹی یہ اشارے دے رہی ہے کہ یہ مرضی کی شادی نہیں ہے, یہ سمجھوتا ایکسپریس ہے. جس دن ہمیں اشارہ ہوگا تو ہم آپ کی حکومت جو ہے وہ گرا دیں گے. تو یہ اشارہ بہت نزدیک نظر آ رہا ہے. جس طرح کی صورتحال ہے, ملک کی سیکورٹی سچویشن دیکھیں آپ, اکانومیکل پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں, پیٹرول پرائسز روزانہ کی بنیاد پر اوپر جا رہی ہیں, آپ کا ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے. تو انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے. کیوں ناکام ہوئی ہے؟ کیونکہ فارم 47 عوامی مفادات کے خلاف بھی حکومت آئی, عوامی امنگوں کے مطابق یہ حکومت نہیں تھی, انویسٹر کا اعتماد نہیں ہے, ملک میں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو لہٰذا چوری کا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. تو ملک کیسے ترقی کرے گا جب عوام کا اعتماد حکومت کے اوپر نہیں ہوگا؟ تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ انویسٹمنٹ کیسے ملک کے اندر آئے گی؟ تو نہیں آ سکتی. تو یہ اب تک کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.